बाजार और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 20 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखने वाले व्हाइट ऑक कैपिटल के सीईओ आशीष सोमैया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। और इससे पहले आप 8 साल तक मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ के तौर पर भी कामकाज कर चुके हैं। और आपने डिग्री हासिल की है पुणे यूनिवर्सिटी से, और वो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पॉलीमर साइंसेज में। और साथ ही NMIMS मुंबई से आपने मैनेजमेंट में MBA की डिग्री भी हासिल की है। आइए आशीष सर का करते हैं स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। इस बार बड़े लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सबसे पहले तो सर बाजार से पहले अपने हालचाल बताएं, सब ठीक? एब्सोल्युटली बढ़िया, थैंक यू अनिल जी। हाँ, थोड़ी रिकवरी आई है, मार्केट का मूड माहौल भी ठीक होता हुआ दिखा है। लेकिन ये बीच बीच में ना ब्रेक लगते जाते हैं, गाड़ी थोड़ी अटक अटक के रुक रुक के चल रही है हमारी बाजार की। क्या लग रहा है सर, क्या व्यू बन रहा है बाजार को लेकर आपका? सो अनिल सर, आई थिंक डेफिनेटली एक तरीके से राहत मिली है। जैसे मैं अजय बग्गा सर को भी सुन रहा था FII फ्लोस को लेकर के, और मुझे भी ऐसा लगता है कि जो AI ट्रेड एक तरफा चल रहा था, कोरिया में वॉलेटिलिटी आने की वजह से और US में भी हाइपर स्केलर्स के स्टॉक्स के करेक्शन की वजह से, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ से एक हेडविंड जो थी, जिसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा की है, ये जो AI का पूरा ट्रेड है, AI का US का परफॉर्मेंस है, अदर एशियन कंट्रीज का परफॉर्मेंस है, ये रिलेटिवली हमारे लिए एक तरीके से हेडविंड बनता जा रहा था। और इसमें एक तरीके से थोड़ा कूल ऑफ या कम से कम थोड़े सवालिया निशान उठने की वजह से रिलेटिवली मुझे लगता है कि हमारे लिए ये बेटर सिचुएशन है। और इसकी वजह से शायद FII फ्लोज में भी कहीं ना कहीं पे हमारा जो मैसिव अंडर परफॉर्मेंस हुआ है, और जो रिलेटिव रुपए का डिप्रिसिएशन प्लस मैसिव अंडर परफॉर्मेंस, इससे जो रिलेटिव वैल्यूएशंस जो हैं, ये थोड़े काफ़ी हद तक रेक्टिफाई हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से हमारे यहाँ पे रिकवरी भी है। प्लस ऑफ कोर्स अभी जो रिजल्ट सीजन है, इसमें भी जितना लोग सोचते थे उतना खराब एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि जब जिस क्वार्टर के थ्रू हम जा रहे थे, तब लोगों के काफ़ी डाउट्स थे इसके ऊपर। लेकिन जो अर्ली इंडिकेशंस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट सीजन भी ठीक ही रहेगा। सो इसकी वजह से आई थिंक एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और ये अभी थोड़े समय के लिए बरकरार रह सकता है। लेकिन अगर बाहर का मार्केट, जैसे ये वॉर की रिलेटेड सिचुएशन है, या तेल के दाम है, या बाहर का मार्केट अगर फिर से वॉलेटाइल होता है, तो फिर से हम लोगों को थोड़े डाउट्स दिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बाद के बाजारों में थोड़ी वॉलेटिलिटी आए तो चिंता की बात है, लेकिन लोकल मार्केट्स थोड़े से बेहतर दिख रहे हैं। नतीजों की सीजन की जो शुरुआत हुई है सर, कैसे देखते हैं आप? और क्या इस रिजल्ट सीजन को लोग बड़ा क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं? आपका क्या अनुमान है, कैसा रहेगा? सो एक्चुअली अनिल जी, जो भी क्वालिटेटिवली या जो इनफॉर्मल इंडिकेटर्स या जो भी हम लोग अर्ली डेटा देखते हैं या लीडिंग इंडिकेटर्स देखते हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी पे ही रहेगा। हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों के ऊपर लोगों की चिंता रहती है, जो हेडलाइन सेक्टर्स है उसके ऊपर, जैसे बड़े बैंक्स हैं या टेक कंपनीज एक्सेट्रा हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, स्मॉल कैप, मिड कैप या ब्रॉडर मार्केट की अगर बात करें, तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रहेगा। इसलिए मैंने बताया कि भाई जब अप्रैल मई में हम थे, तब ऐसा लग रहा था कि ये क्वार्टर खराब ही जाएगा। लेकिन पिछले थोड़े थोड़े दिनों में जो लीडिंग इंडिकेटर्स देखने को मिले या रॉ डेटा देखने को मिला है, उससे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव हो सकता है। ठीक बात है। अब रहा सवाल कच्चे तेल का, क्या लगता है सर, $80 के आसपास ही रहे तो ठीक है, इसमें कोई बहुत टेंशन वाली बात तो नहीं? अनिल सर, अगर आप ये पूरा का पूरा फरवरी 27 के बाद से लेकर के वॉर का जो माहौल अगर आप देखें, तो थोड़े दिन को अगर आप एक्सक्लूड करें, ज़रूर 120, 125, 130 बड़े बड़े नंबर्स हमने देखे। लेकिन हिस्टोरिकली यही देखा गया है। अगर आप 2008 का एग्जाम्पल लें, तो $145 पे हमने देखा। 2010, 11, 12 काफ़ी समय ऐसा था जहाँ पे $95 to $100 तेल का दाम था। 2018 में भी $90 था। 2022 में $129 था। लेकिन ये तेल की जो हिस्ट्री है कि भाई जब भी तेल का दाम बढ़ता है, तो काफ़ी तेजी से उतना ही डिमांड डिस्ट्रक्शन होता है। हाई प्राइसेस पे, जैसे कमोडिटी के लिए ऐसा बोला जाता है कि द क्योर फॉर हाई प्राइस इज हाई प्राइस। तो डिमांड डिस्ट्रक्शन भी होती है, सामने सप्लाई भी आने लगती है, लोग ऑल्टरनेट्स की तरफ भी अपना झुकाव बढ़ाते हैं। तो कुल मिला के तेल को देख करके ऐसा ही देखा गया है कि भाई जितनी बार भी दाम बढ़ता है, उसके बाद एक भारी गिरावट या करेक्शन या क्रैश देखने को मिलता है। इसलिए थोड़े दिनों को छोड़ के कंटिन्यूसली अगर आप देखें, तो तेल के दाम में बहुत ज़्यादा उछाल नहीं आया है, जब भी बाहर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वगैरह को लेकर के वॉलेटिलिटी थी।
और तो हमने हमारे जितने भी डिस्कशंस हुए हैं, जो वित्तीय सलाहकार हैं, निवेशक हैं, हमने सबको यही गाइड किया है कि भाई तेल की ये हिस्ट्री रही है। जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस होता है, एक बार के लिए दाम स्पाइक होता है, लेकिन हर स्पाइक के बाद एक भारी करेक्शन देखने को मिलता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोल में रहेगा। ज़रूर बीच में ऐसे वॉलेटाइल स्पाइक्स आते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा सताएगा हमको। ज़्यादा डरने और चिंता करने की बात है नहीं। बढ़ता ज़रूर है लेकिन गिरने में भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहता, ये आपके लिए। अब आइए सर, आईटी सेक्टर पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। टॉक ऑफ द टाउन है और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन भी है लोगों की पैसा लगाने या नहीं लगाने को लेकर। अब जो नतीजे आए हैं, अभी फ़िलहाल 2 ही आए हैं, और जिस तरह का मूड माहौल ग्लोबल और लोकल है, क्या लगता है आपको, आप खरीदेंगे आईटी शेयर या नहीं? सो अनिल जी, जैसे दो तरफ से मैं जवाब देता हूँ। जैसे अगर हमारे पोर्टफोलियोज की बात करें, तो पोर्टफोलियोज में हम लोग कभी ऐसे बाइनरी कॉल नहीं लेते कि भाई आईटी को 0% कर दो या 20% कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग पोर्टफोलियोज मैनेज कर रहे हैं BSE 500 इंडेक्स या निफ्टी इंडेक्स जो भी है। अल्टीमेटली हम लोग पोर्टफोलियोज मैनेज कर रहे हैं इंडेक्स को बीट करने के लिए। अपना व्यू सही है या गलत है, या अपना एक व्यू परपेचुएट करने के लिए, अपना एक व्यू डिक्टेट करने के लिए नहीं चला रहे हैं हम लोग पोर्टफोलियोज। तो इसकी वजह से अगर आप पोर्टफोलियोज की बात करें, तो इसमें कोई एग्जैजरेटेड व्यू नहीं है। जिस तरीके का इंडेक्स में वेटेज है, उससे प्लस माइनस हमारे पोर्टफोलियो में वेटेज है। हाँ, ये जरूर है कि भाई कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं वो लार्ज कैप बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर हमारे जो कंस्टिट्यूएंट्स है आईटी के, वो स्पेसिफिक बॉटम अप स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज की तरफ ज्यादा वेटेज है। तो ये पोर्टफोलियो का पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर आप मुझे जनरली अगर आप पूछें कि भाई क्या करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि, और पिछले 3-6 महीने उन्हें रिलेटिव परफॉर्मेंस देख भी रहे हम लोग। पहले भी जैसे मैंने बताया, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर है। और बड़े कंपनीज हैं, इसमें धीमे धीमे पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि एआई ट्रांसफॉर्मेशन, एआई एनेबलमेंट के लिए लोगों को एनेबलर्स और कंपनी बिजनेसेस को, जो आईटी आईटीएस कंपनीज हैं, इनका सपोर्ट और इनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूर लगेगा। जो हमारी आईटी आईटीएस कंपनीज हैं, इनका नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ टैलेंट, ये ज़रूर चेंज हो सकता है। लेकिन इनकी जो रेलेवेंस है, या इनके जो पार्टनरशिप्स हैं, या बिजनेस लेवल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, या जो लॉन्ग हिस्ट्री है, ये मुझे लग रहा है अल्टीमेटली एक एसेट साबित होगा इनके लिए, एआई ट्रांसफॉर्मेशन और एआई एनेबलमेंट करने के लिए। तो ये जो एक तरफा व्यू बन गया है, उससे एक्चुअली थोड़ा विपरीत सोचना बेटर रहेगा। वन साइडेड व्यू जो बन गया आईटी शेयरों पर, थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच रखें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आइए सर, थोड़ा म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी आए हैं शुक्रवार को, इस महीने के, जून महीने के। कैसे देख रहे हैं सर नंबर्स, क्या ऑल इज वेल? सी एक्चुअली अगर आप देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जैसे हमारी इंडस्ट्री है, या हमारी इंडस्ट्री को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स जो है, तो अनिल जी, मैं आपको 2-3 डेटा पॉइंट्स देता हूँ कि भाई 2012 में, आज से समझिए 14-15 साल पहले, 2012 में 79 टू 80 लाख यूनिक इन्वेस्टर्स थे। 2018 आते आते ये 2 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। और आज अगर हम देखें, तो करीब 6 करोड़ यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं। तो ये डेटा मैंने आपको इसलिए बताया कि भाई कम से कम 35 to 40% इन्वेस्टर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने एक या दो से ज़्यादा मार्केट साइकिल्स देखे हैं। तो मुझे हमेशा सुन के ये आश्चर्य होता है जब लोग कहते हैं कि भाई मार्केट गिरने से निवेशक सब डर जाएंगे। ये बात ज़रूर है कि भाई ऑन दी मार्जिन काफ़ी सारे निवेशक जो हैं वो नौसिखिया है, या अभी अभी अपनी जर्नी शुरू की है। तो वो ज़रूर मार्केट 1-2 साल रिटर्न नहीं बनने से, या एसआईपी के रिटर्न में डिसअपॉइंटमेंट होने से, ज़रूर कुछ इन्वेस्टर नाराज़ होंगे। भाई अगर मैं अपनी जर्नी शुरू करता और पहले साल 2 साल में रिटर्न नहीं बनता, तो मैं भी नाराज़ होता या डिसइल्यूजन्ड होता। लेकिन ये समझना कि भाई पूरे के पूरे आंकड़े ही पलट जाएंगे, एसआईपी सारी रुक जाएंगी, या 31,000 करोड़ का एसआईपी फ्लो है ये बिल्कुल ही कट जाएगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जैजरेटेड बात है। अल्टीमेटली अभी पिछले 2 साल से हमारे निवेशक हमको प्रूव कर रहे हैं कि इनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है और कितनी रिजिलियंस है, और किस तरीके की इनकी अंडरस्टैंडिंग या किस तरीके के टाइम होराइजन से आते हैं। दूसरी बात क्या है कि भाई एसआईपीज के जो आंकड़े कभी बोलते हैं कि भाई इतनी एसआईपी रजिस्टर हुई, इतनी एसआईपी कट गई, तो ये जरूर है कि भाई काफी बार लोग एक स्कीम में अपनी एसआईपी रोक के दूसरी स्कीम में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे 2024 में अनफॉर्चुनेटली काफी सारे थीमेटिक फंड्स आ गए। अब थीमेटिक फंड्स में रिटर्न नहीं बनने पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ की एसआईपी रोक के डाइवर्सिफाइड फंड में जाना चाहेंगे, या मल्टी कैप फंड में जाना चाहेंगे। तो क्या है कि इसके अंदर का जो माइक्रो डेटा है, इसमें काफी न्यूआंसेस हैं।
और होता क्या है कि हेडलाइन को देख करके काफ़ी सारी कमेंट्री आ जाती है। कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2 साल का एक जो टफ फेज़ था, वो तो लोगों ने देख लिया। ज़रूर कुछ लोग अपनी पेशेंस खोते हैं, लेकिन आगे जा कर के तो इन लोगों को बढ़िया रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये मार्केट का चलन है कि भई हर 2-3 साल, अगर 2-3 साल मार्केट रिटर्न नहीं बनाएगा, तो आगे कहीं न कहीं आपको एवरेज करके देगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर ये 3-6 महीने और निकल जाते हैं, तो आगे जा कर के नंबर्स और बढ़ेंगे और म्यूचुअल फंड्स और कैपिटल मार्केट्स का ओवरऑल पार्टिसिपेशन जो है उसका डायरेक्शन और ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव रहेगा। बात आने वाले समय में 2-3 सालों में रिटर्न इसलिए भी बनने की उम्मीद है कि पास्ट 2 साल काफ़ी ढीले रहे। ये बताएं सर, ऐसे में क्या कुछ पसंद है आपको, कहाँ निवेश करना पसंद करेंगे और कौन से सेक्टर्स और थीम्स आपको अच्छे लगते हैं? सो जी, आई थिंक मार्केट जो है हमेशा इस तरीके का जो सिनेरियो होता है, उसके बाद मार्केट हमेशा एक रोटेशन या जो चीज़ें ओवर ओन्ड हैं वर्सेस जो चीज़ें अंडर ओन्ड हैं, इसमें ज़रूर एक रोटेशन देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2-3 साल की जो तेज़ी थी, इसमें से जो बरकरार रहेगा वो तो ज़रूर ये मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, ये सारे सेक्टर्स जो हैं, ये ज़रूर बरकरार रहेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि कंज़म्पशन है या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जैसा हमने आईटी को एज़ अ कॉन्ट्रा प्रेज़ेंट किया, लेकिन ये भी तो पहली बात तो ये है कि भई सेक्टर्स में रोटेशन हो सकता है, इसलिए पास्ट विनर्स के बजाय डाइवर्सिफाइड फंड्स में रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसा हमने बताया कि हम लोग हमेशा पोर्टफोलियो इंडेक्स को बीट करने के लिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। कोई फेवरेट सेक्टर्स को लेके नहीं चलते, और ख़ासकर अभी का जो माहौल है, जहाँ पे रोटेशन दिख सकता है हम लोगों को, जैसे डोमेस्टिक फ्लो के बजाय एफआईआई फ्लो अगर बढ़ने लगता है या स्टेबलाइज़ होता है, उससे भी प्रेफ़रेंसेस मार्केट के चेंज होते हैं। और दूसरी बात ये है कि पास्ट में अगर आप म्यूचुअल फंड्स की भी बात करें, तो लोगों ने बहुत पैसा सेक्टर फंड्स, थीमेटिक फंड्स में लगाया है, वहाँ पे भी उन लोगों को डाइवर्सिफाइड या मल्टी कैप फंड्स में निवेश करना बेटर रहेगा। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए निवेश करने के लिए आज से बेहतरीन स्ट्रेटजी। आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया, आपने विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर बातचीत की। थैंक यू सो मच सर।